नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में जो मौजूदा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक आदर्श एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होती है, और फिर हम ये देखेंगे कि भारत में कितने तरह के बाज़ार हैं जहाँ पर किसान अपने उत्पादों को बिक्री करते हैं। एवं अंततः इस वीडियो में हम भारत की एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में जो कमियां हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के साथ कि एक आदर्श एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक सुदृढ़ एवं आदर्श एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की कई तरह की विशेषताएं होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये बात कहा गया है कि बाज़ारों तक किसानों की पहुंच सुलभ होनी चाहिए, आसानी से होनी चाहिए। यानी बाज़ारों की स्थिति जो है वो किसानों के खेत से, खलिहान से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर बाज़ारों की दूरी करीब 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा तो किसानों को अपने उत्पाद को उस बाज़ार में ले जाकर कम लागत में बेचने के लिए आसानी होगी और इससे किसानों को लाभ ज़्यादा होगा। भारत में आप देखेंगे कई तरह के बाज़ार पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाज़ार जहाँ पे किसानों को अपने उत्पाद के बदले में अच्छे मूल्य प्राप्त हो सकते हैं, उनकी अवस्थिति जो है काफ़ी दूर होती है। जैसे शहर में अगर किसान अपने उत्पादों को लाकर बेचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको अपने उत्पादों के बदले में ज़्यादा दाम मिलेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन शहर में जो बाज़ार अवस्थित है वो काफ़ी दूर होते हैं गाँव से, जहाँ पे किसान खेती का काम करते हैं। तो अगर हमें अपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, एक आदर्श रूप प्रदान करना है, तो हमें ये कोशिश करना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार का निर्माण कर सकें जिसकी दूरी जो है किसानों के खेत से ज़्यादा ना हो, 5 किलोमीटर के रेडियस में हो, और इन बाज़ारों में बेचकर किसान अपने उत्पादों के बदले में बेहतर भाव को प्राप्त कर सके। दूसरे आप स्थिति को देखें, एक आदर्श मार्केट होने के लिए, एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम आदर्श हो, सुदृढ़ हो, इसके लिए आवश्यक है कि जितनी भी बाज़ार से संबंधित सुविधाएं हैं या सेवाएं हैं उनकी उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे ग्रेडिंग की सुविधा होनी चाहिए, भंडारण की सुविधा होनी चाहिए एवं परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। अगर ये सुविधाएं पर्याप्त है, बाज़ार में किसान आसानी से कम लागत पर इन सुविधाओं को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उनके मार्केटिंग की लागत जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगी। साथ ही साथ उनको अपने उत्पाद के बदले में बेहतर प्राइस मिलेंगे। अगर परिवहन की लागत काफ़ी कम है तो वे अपने उत्पादों को दूर दराज के बाज़ारों में कम लागत पर ले जा सकेंगे जहां पे उन्हें अच्छे भाव मिल पाएंगे। साथ ही साथ यदि भंडारण की सुविधा है तो ठीक फसल के कटाई के बाद वे अपने उत्पादों को बाज़ार में नहीं बेचकर थोड़े समय के बाद बेचेंगे। जब बाज़ार में मूल्य थोड़े से सुधरेंगे उनको अच्छे भाव मिल पाएंगे। साथ ही साथ ग्रेडिंग की सुविधा किसानों को गुणवत्ता निर्धारित करने में मदद करती है। अगर ग्रेडिंग की सुविधा गांव-गांव में है तो किसान अपने उत्पाद के क्वालिटी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसकी इनसे बार्गेनिंग पावर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, किसानों को अच्छे मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। तो आदर्श या सुदृढ़ बाज़ार सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि हम इन सुविधाओं का विस्तार करें, हम इन सेवाओं का विस्तार करें और किसान इन सेवाओं एवं सुविधाओं को कम से कम लागत में प्राप्त कर सकें। तीसरी आवश्यक अनिवार्यताएं यह है कि उचित बाज़ार सूचना प्रावधान होना चाहिए। उचित बाज़ार सूचना का प्रावधान होना चाहिए यदि हम मार्केटिंग सिस्टम को सुदृढ़ करना चाहते हैं, एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। यदि मार्केट में सूचना का अभाव है या मार्केट से संबंधित सूचना का अभाव है, किसानों के पास में पर्याप्त इन्फॉर्मेशन या सूचना नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके साथ धोखाधड़ी होता है, उनके साथ मैल प्रैक्टिसेस होते हैं और उनको अपने उत्पाद के बदले में बेहतर भाव नहीं मिल पाते हैं। इग्नोरेंस का फ़ायदा व्यापारियों के द्वारा उठाया जाता है और किसानों को काफ़ी ही कम मूल्य मिल पाते हैं उनके उत्पाद के बदले। लेकिन जब हम सूचना का प्रसार करेंगे, किसानों को पर्याप्त मात्रा में सूचना प्रदान किया जाएगा, तो मार्केटिंग सिस्टम सुदृढ़ बनेगा, किसानों की बार्गेनिंग पावर जो है बेहतर बनेगी और उनके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना जो है काफ़ी कम हो जाएंगी। वे अपने उत्पाद के बदले में बेहतर प्राइस को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत में किसानों के साथ एक लंबे समय से एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है। गांव के मनी लैंडर्स, व्यापारी उनसे काफ़ी कम
दाम में अनाज को खरीदते रहें और उसे फिर बाज़ार में, शहर में जाकर उच्च दामों पे बेचते हैं और एक मुनाफा कमाते हैं, जबकि किसानों को उनके मेहनत के अनुरूप कोई अच्छी आमदनी नहीं हो पाती है। यही कारण है कि किसान भारत में अभी भी गरीब बने हुए हैं। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए रेगुलेटेड मार्केट की संकल्पना को इंट्रोड्यूस किया गया था 1951 में। तो आदर्श बाज़ार की स्थिति की अनिवार्यता में इसे शामिल किया गया है कि यदि हम बाज़ार सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें किसानों के साथ जो खरीद बिक्री हो रही है, उनके उत्पादों की जो खरीद बिक्री हो रही है, उसका नियमन करना होगा, उसका रेगुलेशंस करना होगा, ताकि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशंस ना हो सके। तो आप देखेंगे अगली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक रेगुलेटेड मार्केट में मार्केटिंग कमेटी के निगरानी में सारी खरीद बिक्री का काम किया जाता है। किसानों को उन रेगुलेटेड मार्केट में सूचनाएं प्रदान की जाती है एवं उनके पास विकल्प होता है अनाजों को बेचने के लिए, उनको एक उचित मूल्य दिया जाता है तथा साथ ही साथ ऐसे रेगुलेटेड मार्केट में भंडारण, ग्रेडिंग की सुविधा भी उनको प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार बाज़ार में सामान को बेच सके। तो ज़रूरी है कि अगर हम किसानों की स्थिति को इम्प्रूव करना चाहें तो एक रेगुलेटेड मार्केट हो जहाँ पे किसान आसानी से बिना किसी डर के अपने उत्पादों को बेच सके। वही अंतिम एक शर्त बताया गया है कि उपयुक्त आपूर्ति मूल्य एवं खरीद मूल्य के लिए प्रावधान होना चाहिए। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में एमएसपी की सुविधा प्रदान की जाती है किसानों को। किसान अपने उत्पादों को गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट एजेंसी जैसे एफसीआई को एक निश्चित मूल्य पर बेच सकते हैं। इसके लिए एमएसपी एवं प्रोक्योरमेंट जो प्रणाली की शुरुआत 1965 में की गई थी। तो भारत में यह सुविधा है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ही कम किसानों तक पहुंच पाया है। हम अगली क्लासेस में ये डिस्कस करेंगे कि क्यों एमएसपी का फ़ायदा केवल कुछ ही राज्यों के किसानों तक सीमित हो जाता है, इसका फ़ायदा अन्य किसानों को क्यों नहीं मिल पाता, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ये देखा कि कुछ ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस यदि विद्यमान है, ये कंडीशंस यदि प्रेजेंट है इकॉनमी में, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है बेहतर हो सकती है। लेकिन आपको ये समझना है कि केवल ये कंडीशंस होने से मार्केटिंग सिस्टम बेहतर हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ हमें अन्य उपाय भी करने होंगे। हमें समय समय पे चीज़ों का अवलोकन करना होगा और जहाँ पे हमें कमी नज़र आए उसके बारे में हमें विचार करना होगा, उस पर काम करना होगा। तभी जाकर हम अपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को बेहतर और सुदृढ़ बना सकते हैं। भारत की एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम अभी सुदृढ़ नहीं है। इस मार्केटिंग सिस्टम में आप देखेंगे लंबे समय से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण होता रहा है। उनको अपने उत्पाद के बदले में काफ़ी कम मूल्य प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। साथ ही साथ कंज्यूमर्स वर्ग जो है वे भी इस मार्केटिंग सिस्टम से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। वे अनाजों के बदले में या अन्य उत्पादों के बदले में बहुत ज़्यादा प्राइस पे करते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा ही किसानों को मिल पाता है, एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों के खाते में जाता है। तो इस प्रणाली में हमें अभी सुधार करने की आवश्यकता है। तो भारत की एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस पाई चार्ट पे उससे पहले आप इस डायग्राम पे नज़र दौड़ाएं। आप देखेंगे इस फ्लो चार्ट में ये दिखाया गया है कि भारत में किसान अपने उत्पादों को किन किन बाज़ारों में बेचते हैं। भारत में किसान अपने उत्पादों को किन किन बाज़ारों में बेचते हैं इस डायग्राम में दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली दो बाज़ार है। एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बाज़ार है, दूसरी बाज़ार जो है शहरी इलाकों में है। तो ग्रामीण स्थानीय बाज़ार आउटलेट, यहाँ पे किसान अपने अनाजों को आसानी से बेच सकते हैं। यहाँ पे अनाज को बेचने के लिए उन्हें परिवहन की सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम लोकल मंडी के नाम से जानते हैं। गांव में ये लोकल मंडी हमें देखने को मिलते हैं। गांव-गांव में आपको ये लोकल मंडी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे किसान फसल के कटाई के बाद आसानी से अपने फसल को बिना परिवहन की सुविधा को प्राप्त किए ले जा सकते हैं और अपने अनाजों को बेच सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोकल मंडी में बेचने से किसानों को अपने उत्पाद के बदले में उचित और बेहतर प्राइस नहीं मिल पाते हैं। इसका कारण है कि ठीक फसल के कटाई के बाद में गलट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फसल की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। सभी किसान लोकल मंडी में अपने उत्पादों को लेकर पहुंचते हैं, जबकि खरीदारों की संख्या काफ़ी कम होती है
और इस वजह से किसानों की बार्गेनिंग पावर कम रहती है। वे अपने उत्पादों को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं ताकि बेचकर वे जो पैसे कमाए उससे अपना ऋण को चुका सके और साथ ही साथ घर के एक्सपेंडिचर के घर को खर्च को पूरा कर सके। और इस वजह से सभी किसान अपने उत्पादों को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं और व्यापारी इस प्रतिस्पर्धा का फ़ायदा उठाते हैं। वे देखते हैं कि किसानों के बीच में होड़ मची हुई है अपने अपने उत्पादों को बेचने के लिए, तो ये व्यापारी वर्ग जो गाँव के ही या तो मनी लेंडर्स होते हैं या छोटे और बड़े व्यापारी होते हैं जो किसानों को कम दाम देकर अनाज को खरीदते हैं और उसे फिर बाद में शहर में जाकर बेचते हैं एक उच्च मूल्य पर और एक मुनाफा कमाते हैं। तो लोकल मंडी में जो अनाज किसानों के द्वारा बेचे जाते हैं इसके बदले में उनको प्राइस जो है काफ़ी कम मिलते हैं, मूल्य काफ़ी कम मिलते हैं। लेकिन इस अनाज को लोकल मंडी में बेचने के कुछ प्रमुख कारण भी है। उनमें से पहला कारण ये है कि भारत में ज़्यादातर किसान जो है वे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के कैटेगरी में आते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि किसानों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें आपके स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, लार्ज फार्मर्स होते हैं। ये उनके लैंड होल्डिंग्स, उनके पास कितनी भूमि है इसके अनुसार इसको वर्गीकृत किया गया। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर किसान भारत में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के अंतर्गत आते हैं जिनके पास अप टू 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है, उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं है। और इसमें जो फसल का उत्पादन होता है काफ़ी कम होता है। अपनी कंजम्पशंस, अपने उपभोग के बाद जो मार्केटेबल सरप्लस बचते हैं वे उसे जाकर बाज़ार में बेचते हैं। लेकिन उनके पास ज़मीन कम होने की वजह से उत्पादन कम होता है, तो कम उत्पादन को दूर दराज इलाकों में परिवहन की सुविधा को प्राप्त करके बेचना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। अगर किसी किसान के पास मान लीजिए कि 50 किलोग्राम का अनाज है या 100 किलोग्राम या 200 किलोग्राम का अनाज है, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है कि वे दूर दराज इलाके में ले जाकर उस अनाज को, कम क्वांटिटी के अनाज को बेचें। इसमें परिवहन का कॉस्ट उनका ज़्यादा आएगा। तो ऐसे किसान परिवहन की सुविधा को प्राप्त किए बिना जो है लोकल मंडी में बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरा कारण है कि किसानों के पास भंडारण की सुविधा गाँव में नहीं है और भंडारण की सुविधा नहीं होने की वजह से वे अपने अनाजों को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन उत्पादों को अगर ओपन में, खुले में रख दिया जाए तो ये ख़राब हो जाएंगे, बारिश हो सकती है, चूहे का डर होता है, अन्य कीड़े मकोड़े का डर होता है, फसल बर्बाद हो सकती है। तो किसान ना तो अपने अनाजों को, क्वांटिटी कम होने की वजह से ना तो अपने अनाजों को शहर में जाकर बेच सकते हैं, ना ही उसे भंडारित करके, उसे संग्रहित करके रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास भंडारण और संग्रहण की सुविधा पर्याप्त नहीं है। अतः वे विवश होते हैं कि वे अपने अनाजों को जो है गांव के ही लोकल मंडी में बेचें। इसका एक तीसरा प्रमुख कारण है कि क्यों ज़्यादातर किसान भारत में लोकल मंडी में ही अपने अनाजों को बेचते हैं, और ये कारण यह है कि ज़्यादातर छोटे और मध्यम किसान गांव के मनी लैंडर्स या बैंकों से उधार लेकर कृषि का कार्य करते हैं और उनके ऊपर एक दबाव होता है फसल के कटाई के बाद वे तुरंत से तुरंत अनाज को बेचें और अपने ऋण का चुकाया करें। ये दबाव बैंक की तरफ से है, ये दबाव उनके ऊपर मनी लैंडर्स की तरफ से है, और साथ ही साथ जो है उनके घर में भी बहुत सारे खर्च जो है अभी करने होते हैं। तो किसान विवश होकर फसल के कटाई के बाद जल्द से जल्द जो है लोकल मंडी में अपने अनाजों को औने पौने के दाम में भी बेचना चाहते हैं, ताकि वे अपने ऋण का चुकाया कर सके और घर का खर्चा चला सके। ये 3 इम्पॉर्टेंट कारण की वजह से आप देखेंगे कि भारत में ज़्यादातर अनाजों की बिक्री जो है वो लोकल मंडी में होता है, जहाँ पे किसानों को उनके अनाज के बदले में काफ़ी कम प्राइस मिल पाते हैं। उचित या बेहतर प्राइस मिलने की संभावना इस बाज़ार में कम होती है। तो मैंने आप लोगों को 3 कारण बताया कि ज़्यादातर किसान क्यों ग्रामीण इलाकों के लोकल मंडी में अपने अनाज को बेचते हैं। पहला मैंने आपको बताया, उनके पास बेचने के लिए अनाज की जो उपलब्धता है वो काफ़ी कम है, और इस स्थिति में परिवहन की सेवा को लेकर शहरों में या दूर दराज इलाकों में बेचना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, इसलिए वो गांव में बेचते हैं। दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि उनके पास गांव में भंडारण की सुविधा नहीं है। इस सुविधा के अभाव में वे जल्द से जल्द अपने अनाज को बेचना चाहेंगे, अन्यथा उनके अनाज के ख़राब होने की चांसेस जो है ज़्यादा रहेंगे। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कि उनके ऊपर ऋण का बोझ होता है, वे विवश होते हैं, उनके ऊपर दबाव होता है कि वो फसल के कटाई के बाद जो है जल्द से जल्द अनाज को बेचकर अपने ऋण का चुकाया करें। और यही कारण है कि लोकल मंडी में वे अपने ही मनी लैंडर्स को या गांव के छोटे और बड़े व्यापारियों को औने पौने दाम में अपने अनाज को बेचते हैं। दूसरा विकल्प जो किसानों के पास होता है, वे अपने अनाजों को शहर के बाज़ार में लाकर बेच सकते हैं, जहां पे उनको
अपने उत्पादों के बदले में गांव की तुलना में बेहतर प्राइस मिलते हैं। अब शहर में उनके पास दो विकल्प होते हैं। शहर में कुछ अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं, शहर में कुछ अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं। ऐसे मार्केट्स में आकर अपना अनाज को व्यापारियों को बेच सकते हैं। या शहर में कुछ एपीएमसी मंडीज़ हैं, शहर में कुछ रेगुलेटेड मार्केट है जिनका विनियमन किया जाता है। आप देखेंगे अगले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि एपीएमसी मंडीज़ में जो भी अनाज किसानों के द्वारा लाए जाते हैं उनकी खरीद और बिक्री एपीएमसी कमेटी की निगरानी में होती है। ये एपीएमसी कमेटी से ये अपेक्षा की जाती है कि जितने भी खरीद बिक्री हो वो एक नियम के अनुसार किया जाए ताकि किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और उनको अपने अनाज के बदले में उचित मूल्य प्राप्त हो सके। तो किसान अपने अनाजों को एपीएमसी मंडी में, जिसे हम विनियमित बाज़ार कहते हैं, एपीएमसी मंडी में लाकर भी बेच सकते हैं शहर में। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ज़्यादातर किसान भारत में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के कैटेगरी में आते हैं। उनके पास मार्केटेबल सरप्लस यानी बेचने के लिए जो अनाज की उपलब्धता है वो काफ़ी कम होती है। तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होता है कि वे अपने अनाजों को शहर में या तो अनियमित, चाहे अपने ये विनियमित बाज़ार है और ये आपका अनियमित बाज़ार है। इन दोनों बाज़ारों में लेकर वो नहीं बेच सकते हैं क्योंकि उनके पास व्यवस्था होती है। तो वे अपने अनाजों को ज़्यादातर गांव की मंडी में ही बेचना पसंद करते हैं। किसानों के पास एक तीसरा विकल्प भी उपलब्ध है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे अन्य विकल्प में लिखा गया है। ये तीसरा विकल्प उनके पास उपलब्ध है और ये विकल्प सरकार के रूप में हो सकते हैं या सरकार की जो एजेंसीज होती हैं जो किसानों से अनाज को खरीदती हैं, एफसीआई। किसान अपने अनाजों को सरकारी एजेंसी जैसे एफसीआई को भी बेच सकती है। या फिर अन्य विकल्प में आप इसे कहेंगे कि सरकार अपने अनाजों को सहकारी बाजार समितियों को भी बेच सकती हैं। बाजार समितियों को भी बेच सकते हैं। इसे आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कहते हैं, जिसके सदस्य स्वयं किसान ही होते हैं। तो किसान स्वयं अपने अनाजों को ना बेचकर इसे अपने सहकारी समिति के माध्यम से बेच सकते हैं। तो ये आपने देखा कि विकल्प है भारत में किसानों के पास। इन बाज़ारों में, इन आउटलेट्स में जाकर वो अपने अनाजों को बेच सकते हैं। फिर से मैं बताऊं, ये तो ग्रामीण इलाकों में जो स्थानीय मंडी होते हैं, जो लोकल मंडी होते हैं, वहाँ पे अपने बाज़ार में बेच सकते हैं। शहरों में किसान अपने अनाज को बेच सकते हैं। या तो अनरेगुलेटेड मार्केट होते हैं जहाँ पे किसी भी तरह का नियंत्रण या विनियमन नहीं देखने को मिलता है। ऐसे बाज़ारों में लाकर किसान व्यापारियों को अपने अनाज बेच सकते हैं। साथ ही साथ वे रेगुलेटेड मार्केट में, जहाँ पे व्यापारियों के पास लाइसेंस होता है, उनको अपने अनाज को बेच सकते हैं। यहाँ पे सारे लेन देन किसानों और व्यापारियों के बीच में जो है मार्केटिंग कमेटी की देखरेख में होती है। लेकिन अन्य विकल्प के रूप में किसान अपने अनाजों को एफसीआई के पास बेच सकते हैं, या गवर्नमेंट अन्य एजेंसीज भी होते हैं जो किसानों से अनाज खरीदते हैं, उनको बेच सकती है। या फिर किसान व्यक्तिगत रूप पे अपने अनाज को नहीं बेचकर सहकारी बाजार समितियों के माध्यम से अपने अनाज को बेच सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इस पाई चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो आर्क बनाया गया है, ये एरिया जो है ये गांव के लोकल मंडीज़ को प्रदर्शित करते हैं जहाँ पे किसान अपने अनाज को बेचते हैं। ये ऑरेंज कलर में आप देखेंगे, ये अर्बन मार्केट्स है जहाँ पे किसान अपने अनाजों को बेच सकते हैं। देन ये आपका अर्बन एरियाज़ का रेगुलेटेड मार्केट है। फिर ये आपका अन्य मार्केट है जहाँ पे किसान अपने अनाजों को बेच सकते हैं, जैसे एफसीआई को। इस पाई चार्ट को देखने से आपको यह समझ में आना चाहिए कि ज़्यादातर अनाजों की बिक्री किसानों के द्वारा गांव के लोकल मंडी में किए जाते हैं। आप देखिए, इसका हिस्सा जो है सबसे ज़्यादा है इस पाई चार्ट में।
इस हिस्सा में सबसे ज़्यादा है। और अभी एक अनुमान के अनुसार किसान अपने कुल उत्पाद का करीब 40% गांव के लोकल मंडी में ही बेचते हैं। और कुछ राज्यों में जैसे बिहार, बंगाल, वहाँ पे आप देखेंगे मोर देन 80% जो है अनाज किसानों के द्वारा लोकल मंडी में बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने अनाजों के बदले में पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता है और उनकी स्थिति जो है दयनीय बनी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब भारत के एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के डिफेक्ट्स को या कमियां को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और तब फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं और वे कितने प्रभावी हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे बड़ी कमी है कि इस मार्केटिंग सिस्टम में जो इंटरमीडियरीज हैं, बिचौलियां हैं, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं और इन बिचौलियों की वजह से जितना कंज्यूमर्स उत्पाद के बदले में पे करते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा ही किसानों को मिल पाता है, एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों के खाते में जाता है। और इसमें काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यदि मैं कहूँ कि हम कंज्यूमर्स चावल हम लोग 50 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदते हैं, 50 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद रहे हैं, तो किसानों को हो सकता है कि मात्र 10 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त हो रहा है, बाकी 40 रुपये प्रति किलोग्राम ये ब्रोकर्स या बिचौलियों के पास जा रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। जैसा कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि ज़्यादातर किसान अपने अनाजों को कम मूल्य पर, बहुत ही कम मूल्य पर गांव के लोकल मंडी में बेचना पसंद करते हैं। ये उनकी व्यवस्था होती है कि वे अपने अनाजों को गांव के लोकल मंडी में बहुत ही कम दाम पे बेचें। और इस मंडी में खरीदने वाले जो है गांव के मनी लैंडर्स हो सकते हैं या छोटे छोटे व्यापारी होते हैं। ये जो व्यापारी हैं ये ब्रोकर की तरह काम करते हैं, ये बिचौलियों की तरह काम करते हैं। वो किसानों से अनाज को कम दाम में प्राप्त कर लेते हैं, कम दाम में खरीद लेते हैं और फिर बड़े व्यापारियों को वो ज़्यादा दाम में बेचते हैं। तो श्रृंखला काफ़ी लंबी है। ये व्यापारी बड़े व्यापारी को बेचेगा, थोड़ा मुनाफा कमाएगा, बड़े व्यापारी फिर शहर में बेचेगा, वो थोड़ा मुनाफा कमाएगा और फिर शहर के व्यापारी जो है खुदरा बाज़ार में बेचेंगे, वो मुनाफा कमाएगा। और इस तरीके से जो अनाज को किसानों से 10 रुपये प्रति किलो में ख़रीदा गया है, कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते उसी अनाज की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। अब आप इस व्यवस्था को, इस प्रणाली को समझने की कोशिश कीजिए कि हम कंज्यूमर्स 50 रुपये पे करें लेकिन किसानों को मात्र इसके बदले में 10 रुपये प्राप्त हो रहा, बाकी 40 के 40 रुपये वे सारे बिचौलियों को प्राप्त होता है जो कि किसानों से, उत्पादक से अनाज को खरीदकर हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। इन बिचौलियों की भूमिका अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिचौलिए ही हैं, ये ब्रोकर्स ही है जिनकी मदद से जो है हम किसानों और कंज्यूमर्स के बीच में, हम फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक कड़ी बन पाती है। हम उनके अनाजों का उपभोग कर पाते हैं, हम उनसे अनाज खरीद पाते हैं। लेकिन समस्या इस बात में है कि बिचौलियों की संख्या हद से ज़्यादा है, बिचौलियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा उस प्राइस में जो कि कंज्यूमर्स पे करते हैं और उस प्राइस में जो कि हमारे किसानों को प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पे बिचौलियों की संख्या को कम कर दें, हम ये नहीं कह सकते कि हमें बिचौलियों को हटा देना है। जैसे ऑनलाइन सिस्टम में एक होता है, ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें कि फार्मर्स अपने अनाजों को सीधे तौर पर अपने कंज्यूमर्स को बेच सके, इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। सारा चीज़ अब ऑनलाइन हो रहा तो बिचौलियों की संख्या जो है वो कम होगी। लेकिन अगर आप फिजिकल मार्केट में बात करेंगे तो हम बिचौलियों की भूमिका को कम नहीं कर सकते, बिचौलियों की भूमिका को कम कर सकते हैं लेकिन हम उसे समाप्त नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पे प्रयास होना चाहिए कि ग्रेन मार्केट के ट्रेडिंग में, अनाज के मार्केट के ट्रेडिंग में जो है बिचौलियों की संख्या कम से कम रहे, ताकि कंज्यूमर्स के द्वारा दिए गए मूल्य का एक अच्छा हिस्सा जो है हमारे किसानों को मिल सके। इससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और वे निवेश करने के लिए भी सक्षम हो पाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सुदृढ़ और एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम से कृषि
का विकास तय होता है। इससे रूरल इकॉनमी या रूरल अर्थव्यवस्था का विकास तय होता है। अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम सुदृढ़ है, मजबूत है, तो इससे किसानों को बेहतर प्राइस मिल पाएंगे और किसान फिर उन इनकम को और ज़्यादा निवेश करेंगे अपने कृषि कार्यों में और साथ ही साथ उनकी उनमें मांग करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास संभव हो पाएगा। हमें यहाँ पे चूँकि बिचौलियों की नंबर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके नंबर्स को हमें कम करना है ताकि किसानों को उनके उत्पाद के बदले में बेहतर प्राइस मिल सके। दूसरी जो कमी आप देखने को पाएंगे हमारे सिस्टम में वो ये कि गांव के किसानों के पास अपनी उपज की गुणवत्ता को जानने के लिए ग्रेडिंग की सुविधा नहीं है। ग्रेडिंग की सुविधा नहीं होने के कारण वे बिना गुणवत्ता को जाने ही अब व्यापारियों को औने पौने दाम में अपने अनाज को बेच देते हैं और इससे भी उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है। किसान की उपज जो है वो सर्वोत्तम क्वालिटी की हो सकती है, अच्छी क्वालिटी की हो सकती है, लेकिन चूंकि उनके पास ग्रेडिंग की सुविधा नहीं है, वे इस बात का परीक्षण नहीं कर सकते हैं कि उनके द्वारा उत्पादित की गई फसल की गुणवत्ता कैसी है, तो बार्गेनिंग पावर जो है उनके कम हो जाती है और फिर किसानों से जब अनाज व्यापारियों के द्वारा खरीदा जाता है तो उनको मिसगाइड किया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि आपने जो है एक बहुत ही तुच्छ किस्म का अनाज का उत्पादन किया है जिसकी शहर में डिमांड जो है काफ़ी कम है, तो आपको कम प्राइस मिलेंगे। लेकिन अगर हम ग्रेडिंग की सुविधा का विकास करते हैं, गांव-गांव में किसान अगर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं तो उनको अपने फसल की गुणवत्ता के बारे में जानकारी होंगी और साथ ही साथ वो इसके बदले में बेहतर प्राइस जो है व्यापारियों से मांग सकेंगे। लेकिन अभी सिस्टम या प्रणाली की कमी ये है कि हमारे सिस्टम में जो है ग्रेडिंग सुविधा का अत्यंत अभाव है, जिसकी वजह से किसान अपने अच्छे उत्पादों को भी काफ़ी कम मूल्य में बेचते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर नहीं पाती है। फिर आप जैसे जानते होंगे कि भारत में भंडारण की सुविधा, अनाजों को भंडारित करने के लिए, उत्पादों को भंडारित करने के लिए सुविधा जो है वो काफ़ी कम है और इसकी वजह से फसल की जैसे ही कटाई होती है किसान तत्पर हो जाते हैं अपने अनाजों को बेचने के लिए, अन्यथा वे जानते हैं कि उनके फसल अगर खुले में छोड़ दिया जाए, कुछ दिन तक उनके पास रह जाते हैं भंडारण की सुविधा के अभाव में, तो वे ख़राब हो सकते हैं और इससे उनकी बार्गेनिंग पावर में काफ़ी कमी हमें देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही फसल की कटाई होती है तुरंत ही बाज़ार में फसल या उत्पादन की मात्रा जो है बढ़ जाती है और जब किसी चीज़ की मात्रा बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस जो है वो कम होने लगते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ठीक फसल के कटाई के बाद जो है इन फसलों के मूल्य में हमें गिरावट देखने को मिलती है, चूँकि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खरीदार कम रहते हैं, बेचने वाले किसान जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाज़ार में लोकल मंडी में लेकर आते हैं। तो इस स्थिति में उनको मूल्य जो है कम मिल पाता है। बेहतर होता कि वे अपने अनाजों को कुछ समय के लिए भंडारित कर लेते और जब फिर मूल्य में सुधार होता तो वे अपने अनाजों को बेचते तो उनको बेहतर प्राइस मिल पाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि भारत में भंडारण सुविधा का अभाव है, जिसकी वजह से किसान जल्द से जल्द फसल की कटाई के बाद जो भी दाम उन्हें मिल पाते हैं उस दाम में वे अपने अनाजों को बेचते हैं, अतः वे अपने उत्पादों के बदले में बेहतर प्राइस नहीं ले पाते हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी पिछड़ी बनी हुई है। देन आप यहाँ पे देखेंगे परिवहन संबंधित बहुत बाधाएं हैं। इन बाधाओं को आप 3 स्तर पे समझ सकते हैं। जब हम परिवहन की बात करते हैं तो मार्केटिंग सिस्टम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है। ये परिवहन ही होता है जिसकी मदद से आप अपने अनाजों को शहर में या ऐसे इलाकों में ले जा सकते हैं जहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पे आपको उसके बदले में बेहतर प्राइस मिल सके। किसान ज़्यादातर गांव में खेती का काम करते हैं तो गांव में फसल या उत्पादन की सप्लाई अच्छी रहती है, लेकिन शहरों में उनकी सप्लाई जो है काफ़ी कम रहती है। शहर में अगर वे अपने अनाज को बेचेंगे तो उनको बेहतर और उचित मूल्य मिल सकते हैं, किंतु समस्या ये है कि उन्हें कई तरह के परिवहन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे परिवहन की बाधाओं को हम 3 स्तर में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया कि खेती का काम गाँव में किया जाता है, खेती का काम गांव में किया जाता है और किसानों को शहर में अपने अनाज को बेचने से बेहतर प्राइस मिल पाते हैं। तो इसके लिए परिवहन की सुविधा होना आवश्यक है ताकि किसान अपने अनाजों को गांव से शहर में लेकर जा सकें। हम आज भी यह पाते हैं कि कई गांव शहर से अनकनेक्टेड हैं,
उनके बीच में कोई भी संबंध स्थापित नहीं हुआ है। किसी भी तरह की सड़क नहीं है गांव को शहर से जोड़ने के लिए। गांव अनकनेक्टेड है, इनका संबंध शहर से स्थापित नहीं हो पाया है। अतः ऐसे गांव के किसान मजबूरीवश वे अपने अनाजों को लोकल मंडी में ही बेचेंगे, जहां पे सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है, उनको अपने अनाज के बदले में काफ़ी कम मूल्य में मिल पाते हैं। तो ये पहला स्तर का समस्या है। यहाँ पे आप देखिए कि विलेजेस जो है अनकनेक्टेड हैं, किसान ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वे मजबूर है अपने अनाजों को गांव में बेचने के लिए। दूसरे स्तर पे आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे गांव को अब शहर से कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन जो शहर से गांव को जोड़ा गया है वो पक्की नहीं बल्कि कच्ची सड़क के माध्यम से जोड़ा गया है। और ये कच्ची सड़क खासकर मानसून के समय बारिश के दिनों में आप देखेंगे वे गायब हो जाते हैं। इन मौसम में किसान जो है अपने अनाजों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो मजबूरीवश जो है वे ऐसे समय में अपने उत्पादों को गांव के बाज़ार में बेचेंगे। तीसरे स्तर पे आप देखेंगे, हम लोग सभी जानते हैं कि अब ज़्यादातर गांव शहर से कनेक्ट किया गया है और इनके बीच में जो है कच्ची नहीं बल्कि पक्की सड़क की व्यवस्था भी कर दी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने कई गांवों को शहर से या राष्ट्रीय राजमार्ग से या राज्य के राजमार्ग से हमने लिंक किया हुआ है, हमने जोड़ा है। तो अब उस तरह की असुविधा हमें देखने को नहीं मिलता है। अब आप देखेंगे ज़्यादातर गांव जो है कनेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन समस्या परिवहन के अभाव का है। इवन ऐसे गांव में भी किसान अपने अनाजों को शहर ले जाने के लिए सक्षम नहीं पाते हैं। इसका कारण है कि इन इलाकों में परिवहन की सुविधा का घोर अभाव है। और परिवहन की सुविधा जैसे इसमें ट्रक की सुविधा आती है, लॉरी की सुविधा आती है या अन्य वाहनों की सुविधा आती है, जिसके माध्यम से किसान अपने अनाजों को शहर में ले जा सकते हैं। इनमें काफ़ी कमी पाई जाती है और जब सुविधाएं कम होती हैं, जब सेवाएं कम होती हैं तो उनके प्राइसेस, उनके मूल्य बहुत ज़्यादा होते हैं। किसान अगर इन सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं गांव में, तो चूँकि परिवहन की बहुत कमी है तो इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा लागत चुकाना पड़ता है और इस स्थिति में वे बेहतर समझते हैं कि अपने अनाजों को गांव में ही बेचें, ना कि उसे ऊंचे लागत में परिवहन की सुविधा को प्राप्त करके शहर में बेचे। इनसे उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से किसान विवश है अपने अनाजों को बाज़ार में, लोकल मंडी में बेचने के लिए, जहाँ पे उनको मूल्य कम ही प्राप्त होते हैं। फिर आप देखेंगे कि किसानों के पास मार्केटिंग इन्फॉर्मेशंस का अभाव है, उनके पास मार्केटिंग स्किल्स या नॉलेज का अभाव है, जिसकी वजह से वे सिस्टम का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और अपने अनाजों को जो है काफ़ी कम मूल्य पर बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। ज़्यादातर किसान कम पढ़े लिखे हैं भारत में, उनके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, उनके पास मार्केटिंग ज्ञान नहीं है कि कैसे अपने अनाजों को ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य में बेचा जा सके और एक बेहतर कमाई की जा सके। तो इसके कारण जो है किसान अपने अनाजों को औने पौने दाम में बेचते हैं और आर्थिक रूप से पीछे बने हुए हैं। फिर आप देखेंगे कि कदाचार या मैल प्रैक्टिसेस बहुत ही ज़्यादा है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में दो वर्ग जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ज़्यादातर किसानों का इंटरेक्शन जो है हम जैसे कंज्यूमर से नहीं हो पाता है। रादर आप देखेंगे कि किसानों का इंटरेक्शन जो है व्यापारियों से है। किसान अपने अनाजों को प्रत्यक्ष तौर पर कंज्यूमर्स को नहीं बेच पाते हैं, वे व्यापारियों को बेचते हैं और कई व्यापारियों के मदद से जो है फाइनली ये हम कंज्यूमर्स तक पहुंच पाते हैं। तो जब संवाद होता है किसानों और व्यापारियों के बीच में, तो इस संवाद में, इस इंटरेक्शंस में व्यापारियों की जो बार्गेनिंग पावर है वो काफ़ी ऊंची होती है। आप देख चुके हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पाद को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं, जबकि व्यापारी इस प्रतिस्पर्धा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इसके लिए जो है वे किसानों को मिसगाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ कई
मैल प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करते हैं, जैसे वजन में गड़बड़ी या मूल्य में गड़बड़ी। ये सारे चीज़ को अडॉप्ट किया जाता है। किसानों के पास मार्केटिंग नॉलेज नहीं है, वे कम पढ़े लिखे होते हैं, व्यापारी वर्ग ज़्यादा चालाक होते हैं, तो इसका फ़ायदा वे उठा पाते हैं और किसानों के इसके बदले में जो है काफ़ी कम मूल्य प्राप्त होता है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमी जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है, वो ये कि किसानों के पास मार्केटिंग के लिए वित्त की सुविधा नहीं होती है। उनके पास फाइनेंस या पैसे नहीं हैं कि वे अपने उत्पादों को मार्केटिंग फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाकर ऊंचे दामों में बेच सकें। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि किसानों को खेती के लिए, कृषि कार्यों के लिए बैंक से लोन प्राप्त हो जाते हैं। उनको ये लोन जो है मनी लैंडर्स, गांव के मनी लैंडर्स से या साहूकारों से भी प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी मदद से वे बीज खरीद पाते हैं, वे उर्वरक खरीद पाते हैं और अन्य आगतों को खरीद पाते हैं और खेती का काम करते हैं। लेकिन फसल के कटाई के बाद भी किसानों के पास वित्त की सुविधा होनी चाहिए ताकि वे मार्केटिंग फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें, जिसके बदले में उनको प्राइस उचित और बेहतर मिल सकते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि फसल के कटाई के बाद जो है ग्रेडिंग करवाना होता है, अपने फसल की गुणवत्ता की जांच करनी होती है, ताकि यदि गुणवत्ता सही है तो आप इसे व्यापारियों को ऊंचे दाम में बेच सके। आप सर्टिफिकेट दिखा सके कि हमें गुणवत्ता का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और इसके अनुसार जो है इस फसल की कीमत जो है इससे कम नहीं हो सकती है। आपकी बार्गेनिंग पावर इससे क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन गुणवत्ता की परीक्षण के लिए, गुणवत्ता की जांच के लिए जब आप ग्रेडिंग सेंटर्स में जाएंगे तो आपके पास पैसे होने चाहिए। किसानों के पास ये पैसे नहीं है, उन्होंने पहले ही उधार ले रखा है खेती के काम को करने के लिए। अब फसल के कटाई के बाद उनके पास ये दबाव होता है कि बिना गुणवत्ता की जांच किए वे जल्द से जल्द लोकल मंडी में जाकर अपने अनाजों को बेचें ताकि वे अपने ऋण का चुकाया कर सकें। तो वित्त की कमी के अभाव में वे गुणवत्ता की जांच नहीं कर पाते हैं। दूसरी सेवा जिसे लेकर किसान अपने मूल्य को बेहतर बना सकते हैं वो है भंडारण की सुविधा। हमने आपको बताया कि फसल के ठीक कटाई के बाद चूँकि सप्लाई ज़्यादा होती है अनाजों की, तो उस स्थिति में किसानों को उनके उपज के बदले में काफ़ी कम मूल्य मिल पाते हैं। लेकिन यदि किसान भंडारण की सुविधा को प्राप्त कर ले, अपने अनाज को कुछ समय के लिए भंडारित या संग्रहित करके रख दें, तो आने वाले समय में जब मूल्य में सुधार होगा तो बेचेंगे और उनको बेहतर प्राइस मिलेगा। किंतु भंडारण की सुविधा को प्राप्त करने के लिए किसानों को एक मूल्य अदा करना होता है। हम जानते हैं कि जब वे अपने अनाजों को ऐसे भंडारण केंद्र में लेकर जाएंगे या कोल्ड स्टोरेज में लेकर जाएंगे तो उनसे पैसे मांगा जाएगा उनके अनाज को भंडारित या संग्रहित करने के लिए। किसानों के पास वित्त की कमी है, अतः वे जल्द से जल्द फसल के कटाई के बाद कम दाम में ही अपने अनाज को बेच देते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि वित्त की ज़रूरत जो है किसानों को मार्केटिंग यानी परिवहन के लिए भी आवश्यक होता है। जब वे परिवहन की सेवा को लेकर अपने अनाजों को बेचेंगे तो दूर दराज या शहरों में उन्हें बेहतर प्राइस मिल पाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि किसानों के पास परिवहन की लागत को अफोर्ड करने के लिए, परिवहन की लागत का वहन करने के लिए जो है वित्त या फाइनेंस नहीं है। कोई भी बैंक, कोई भी मनी लैंडर्स भी किसानों को मार्केटिंग करने के लिए, इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान नहीं करते हैं। अतः भारत के ज़्यादातर किसान जो है अपने उत्पादों को लोकल मंडी में ही फसल के कटाई के बाद जो है कम दाम में बेचने के लिए विवश रहते हैं और इस वजह से भारत की किसानों की स्थिति जो है अभी भी उन्नत नहीं हो पाई है। जब तक हम मार्केटिंग सिस्टम में सुधार नहीं करेंगे, जब तक हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तब तक जो है किसानों को स्थिति जो है अच्छी नहीं बन पाएगी। इसके लिए कई प्रयास होते रहे हैं और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा कुछ और रिफॉर्म्स भी किए गए हैं, उसे हम बाद की क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं और किस हद तक वे प्रयास सफल रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद।